हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड, भ्रूणकोश और परागण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जायांग से। जायांग यानी कि गायनोशियम पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप इस चित्र से इसकी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। अब दोस्तों, जायांग दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है एकांडपी और दूसरा है बहुअंडपी। एकांडपी में सिर्फ एक ही स्त्री केसर होता है और बहुअंडपी में बहुत सारे यानी कि बहु स्त्री केसर होते हैं। अब अगर किसी पुष्प में बहुत सारे स्त्री केसर होंगे तो वे दो तरह के हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं युक्तांडपी और युक्तांडपी। युक्तांडपी में जो पुष्प होंगे उनके स्त्री केसर स्वतंत्र होंगे। इसका उदाहरण है मिशेलिया। और दूसरी तरफ युक्तांडपी में जो स्त्री केसर होंगे वो आपस में संगलित होंगे, जैसे कि पैपावर के पुष्प में ऐसा होता है। आइए अब स्त्री केसर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ देखिए, यह एक पुष्प है जिसका स्त्री केसर यहाँ पर होता है और इसके मैंने अलग अलग भागों को दर्शाया हुआ है, जिसमें से कि सबसे पहला है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, जो कि परागकणों के अवतरण का मंच का काम करता है। दूसरा है वर्तिका यानी कि स्टाइल, जो कि एक पतला भाग है। और तीसरा है अंडाशय यानी कि ओवरी, जो कि स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग है। और इन्हीं अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, जो कि अपरा यानी कि नाड़ से जुड़ा होता है। आइए अब इस बीजांड यानी कि गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखती है और इसका ये भाग फनिकल कहलाता है, जो कि एक वृंत यानी कि डंठल नुमा होता है और अपरा से जुड़ा होता है। और ये भाग हाइलम है, जो कि बीजांड और फनिकल के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक बीजांड में आवरण भी होते हैं, जैसे कि बाह्य आवरण जो कि यहाँ पर होता है और दूसरा है अंतः आवरण। ये अध्या आवरण बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, केवल बीजांड द्वार को छोड़कर। और यहाँ पर बीजांड द्वारी सिरा होता है। बीजांड द्वार के विपरीत स्थिति पर कैलजेल सिरा होता है, जो कि बीजांड के आधार का प्रतिनिधित्व करता है। और अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज बीजांडकाय कहलाता है, जिसमें आरक्षित आहार सामग्री होती है। और बीजांडकाय का भ्रूणकोश यहाँ पर होता है, जो कि गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। आइए अब गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा को जान लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुरु बीजाणुओं की रचना का प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मादा युग्मों को द्विध या भ्रूणकोश को समझते हैं। निषेचन से पहले बीजांड में कुछ बदलाव होते हैं। इस समय बीजांड में सिर्फ एक जनन कोशिका है, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इनमें मियोसिस से विभाजन होते हैं और 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु अभ्रष्ट हो जाते हैं और एक कार्यशील होता है,
जो कि वृद्धि करता है और माइटोसिस से ये 8 केंद्रक बनाता है। और इन सभी केंद्रकों का एक ही जीव द्रव्य होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम भ्रूण कोश कहते हैं और इनमें से कुछ केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति बनने लग जाती है, जो कि बीजांड द्वार के विपरीत स्थित होता है। इन्हें हम प्रतिव्यसान कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार पर भी कोशिका भित्ति बनने लग जाती है, जिसमें से 2 सहायक कोशिका बनती है और एक अंड बनता है, जिसे मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया हुआ है। और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो कि केंद्रीय कोशिका बनाते हैं। और इसके बाद द्विनिषेचन इनमें होगा, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि मैंने भ्रूण कोश के अलग अलग भागों को दर्शाया हुआ है। ये भ्रूण कोश 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। तो आप इसमें गिन सकते हैं 8 केंद्रक है। और जहाँ तक सवाल है इसकी कोशिकाओं का, तो यहाँ पर 3 प्रतिव्यसान यानी कि एंटीपोडल्स होते हैं और यहाँ पर 2 सहायक कोशिका होती हैं, तो ये हो गई 5। और यहाँ पर एक अंड होता है, तो ये हो गया 6। और यहाँ पर एक केंद्रीय कोशिका होती है, तो कुल मिला के 7 कोशिकाएं इसमें होती है। पराग कणों का पराग कोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। अब परागण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। अब इनको समझते हैं। एक ही पुष्प में पराग कोश से वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। अब दोस्तों, स्वपरागण के 2 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला है वो है स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। तो हम इसको चित्र की मदद से समझेंगे। तो जो ए वाला भाग है जो मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है, वो स्वयुग्मन है, जिसमें कि क्या होता है कि एक ही पुष्प में पराग कोश से वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। जबकि सजात पुष्पी परागण में, जो कि मैंने यहाँ पर बी से दर्शाया हुआ है, उसमें एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक का स्थानांतरण होता है। और परपरागण को हम परनिषेचन भी कहते हैं, जो कि यहाँ मैंने सी से दर्शाया हुआ है। आइए अब स्वयुग्मन की एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। तो स्वयुग्मन करने वाले कुछ पुष्प, जैसे कि ऑक्सैलिस केस्मोगेमस फ्लावर को उत्पन्न करता है, जिसे हम उन्मिल परागणी पुष्प भी कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और इसके परागकोश एवं वृत्तिकाग्र अनावृत होते हैं। और दूसरी ओर ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम हिंदी में अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और इसके परागकोश और वृत्तिकाग्र अनावृत नहीं होते हैं। इस वीडियो में हमने गायनोशियम यानी कि जायांग के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने स्त्री केसर के बारे में बात करी, स्त्री केसर के प्रकारों को हमने समझा और स्त्री केसर की स्थिति और संरचना के बारे में भी चर्चा करी। और हमने जाना कि परागण क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है।
आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम परागण के कारक, वही प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। धन्यवाद।